हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 3। सरगम डांस एकेडमी। सरगम धड़कन को अपनी गोद में लिए उसे संभाल रही थी। तभी अचानक से वहां पर एक आवाज गूंजी। ये सब क्या है? ये सब किसने किया? मुझे बता तू सरगम। देखना, जिसने भी ये किया है ना, उसे गंजा कर दूंगी मैं। ये बोलते हुए अंबिका अंदर की तरफ आई। अंबिका सरगम की ही डांस एकेडमी में उसे डांस सीख रही थी। हालांकि उसने घर पर किसी और डांस एकेडमी का नाम बता रखा था और सर को भी किसी और एकेडमी की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। इसीलिए तो जब नितेश ने अंबिका की डांस एकेडमी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी तो उसने वही इन्फॉर्मेशन सर को दी जो सर ने पहले से उसे दी थी। सरगम ने जब अंबिका की बात सुनी तो उसने तुरंत नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अंबिका उसके पास आई और बोली, ये सब क्या हाल बना रखा है तुमने? और ये सब क्या है? ये सब कुछ फैला क्यों हुआ है? और तू पागलों की तरह रोई क्यों जा रही है? किसने किया ये सब? मुझे बताना। देखना, मैं अभी अपने भाई को। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई। वहीं उसकी बात सुनते हुए सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वंशिका तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मेरा मतलब है हम पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। बता, ये सब किसने किया? कोई आया था क्या यहाँ पर? कोई चोर, कोई गुंडा, कोई मवाली? पक्का तू कहीं पर घूमने गई होगी और तेरा पीछा करते करते वो यहाँ पर पहुँच गया होगा। एक तो आजकल के लड़के जो रोमियो बनकर घूमते हैं ना, मेरा मन करता है मैं उनकी पिटाई कर दूं। उसकी बात सुनते ही सरगम तुरंत बोली, ये किसी रोमियो का काम नहीं है। ये किसी चुट्टे हीरो का काम है जो जबरदस्ती मेरी जिंदगी का विलन बन रहा है मिका। लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी का विलन बनने नहीं दूंगी, क्योंकि ना मुझे मेरी जिंदगी में कोई हीरो चाहिए और ना ही कोई विलन। अंबिका छट से बोली, लेकिन तू मुझे बता तो सही, आखिर ये किया किसने है? मेरा मतलब है, अगर तू मुझे बताएगी तो शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर पाऊं। सरगम ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, अच्छा, तू मेरी हेल्प कैसे करेगी, बता न जरा। उसके सवाल पर अंबिका के होश उड़ गए। अगर वो यहीं पर बोल देती कि वो सुर चौहान की मदद लेगी जो उसका भाई है, तो सरगम अपनी डांस एकेडमी बाद में संभालती। पहले वो अंबिका को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालती। एक तो झूठ बोलने के चक्कर में, और दूसरी बात के लिए वो एक अमीर खानदान से बिलोंग करती है, जिससे सरगम को बहुत ज़्यादा नफरत थी। क्योंकि उसकी नज़र में जितना अमीर इंसान उतना काला उसका दिल। वो हड़बड़ा कर बोली, तूने पुलिस का नाम नहीं सुना क्या? पुलिस अच्छे अच्छों के घूमे हुए दिमाग ठिकाने लगा देती है। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। सरगम जल्दी से बोली, नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। तो इन चीज़ों की टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं खुद देख लूंगी। तू बस जरा इस धड़कन को संभाल, मुझे ये सब साफ करना होगा। अंबिका झट से बोली, लेकिन तू अकेली कैसे करेगी? सरगम मुस्कुराई और बोली, जब खुद को अकेले संभाल लिया है तो ये सब तो चीज क्या है। तू फिक्र मत कर, तू बस इसे संभाल। बोलते हुए उसने धड़कन को अंबिका की गोद में दे दिया। अंबिका ने जैसे ही धड़कन को अपनी गोद में उठाया, धड़कन मुस्कुराने लगी। वो अपने हाथ पैर चलाने लगी। अंबिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। अचानक ही उसकी वो मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि उसे अतीत का कुछ याद आया। अतीत का वो दिन जब चौहान मेंशन में खुशी आने वाली थी, क्योंकि निहारिका प्रेग्नेंट थी और वो बेबी डिलीवर करने वाली थी। लेकिन उस दिन निहारिका के बारे में स्वर को जो सच्चाई पता चली, उसके बाद उसे निहारिका से नफरत हो गई और उसने सोच लिया कि वो निहारिका की जान ले लेगा। और अपनी जान बचाने के लिए निहारिका उस बेबी को डिलीवर करते ही उसे अपने साथ लेकर भाग गई। अगर ऐसा नहीं होता तो आज उनके पास भी धड़कन जितनी एक छोटी सी मासूम सी बच्ची होती, जो यूं ही
अंबिका की गोद में खेल रही होती। उसने अब एक नज़र सरगम की तरफ देखा जो पूरी एकेडमी को संवारने में लगी हुई थी। कांच के टुकड़ों को अपने हाथ से हटा रही थी और बाकी सब गिरा सामान भी देख रही थी। जो साफ है, सही सलामत है, उसे एक साइड कर रही थी और जो टूटा फूटा था उसे दूसरी तरफ। अचानक ही अंबिका के दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पकने लगी। उसने अब एक नज़र वापस धड़कन को देखा और फिर वापस सरगम को। वो कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं सरगम और धड़कन को अगर अपने साथ चौहान मेंशन ले जाऊं तो शायद भाई को सरगम से प्यार हो जाए। वैसे तो वो अब किसी से प्यार करने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हो सकता है उनके दिल में सरगम के लिए फीलिंग आ जाए। पर तभी वो अचानक से उस खिचड़ी की गैस बंद करते हुए बोली, अगर मैं सरगम को अपने साथ चौहान मेंशन लेकर जाऊंगी तो मुझे सरगम को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो सरगम भाई से शादी करना तो दूर की बात, मुझे तलाक दे देगी। नहीं, मुझे सरगम से तलाक बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली क्योंकि क्लासेस का वक्त हो चुका था। तो बाकी सारे बच्चे और बाकी सारी लड़कियां भी अब डांस एकेडमी में आने लगी थी। उन्होंने जब एकेडमी का हाल देखा तो वो भी चौंक गए, लेकिन सरगम ने सबको धड़कन के साथ खेलने में लगा दिया क्योंकि सबकी ख्वाहिश रहती थी कि उन्हें धड़कन के साथ खेलना है। लेकिन सरगम बहुत ही स्ट्रिक्ट डांस टीचर थी, तो वो ऐसे टाइम पास करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं देती थी। जब तक वो लड़कियां धड़कन के साथ खेलने में लगी तब तक सरगम ने पूरी डांस एकेडमी की सफाई तो कर दी थी। जो नुकसान हुआ था अब उसे तो एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन हाँ, अब सरगम ने उस एकेडमी को इस लायक तो बना दिया था कि फ़ोन पर म्यूजिक चलाकर वहाँ पर डांस सिखाया जा सकता था। उसने जल्दी से क्लास शुरू की और सब लड़कियों को डांस सिखाया। सबके जाने के बाद अब एक बार फिर से अंबिका और सरगम वहाँ पर रह गई थी। तभी अंबिका सरगम की तरफ देखते हुए बोली, अब तेरी दूसरी क्लास तो शाम को है ना, तो क्या तू मेरा एक काम करेगी? सरगम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अंबिका झट से बोली, मुझे मार्केट जाना है, मुझे थोड़ा काम है, तू प्लीज मेरे साथ चलना। सरगम जल्दी से बोली, लेकिन धड़कन के साथ? अंबिका उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, तो धड़कन को तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे ना, ये प्रेम में हमारे साथ चलेगी, प्रॉब्लम ही क्या है? सरगम ने उसकी बात सुनकर कुछ सोचा और फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन वो अपना कुछ काम करने का सोच रही थी। पर अंबिका की बात वो टाल नहीं सकती थी, इसीलिए वो पहले अंबिका के साथ मार्केट जाने वाली थी। कुछ ही देर में वो दोनों मार्केट के लिए निकल गईं। तकरीबन 1 घंटे बाद अंबिका सरगम को लेकर एक मॉल में पहुंची और वो मॉल किसी और का नहीं, उनका खुद का था। वो मॉल चौहान इंडस्ट्रीज और एम्पायर के अंदर आता था और ये बात सरगम को बिल्कुल भी नहीं पता थी। अंबिका ने उसे एक बहुत बड़े शोरूम में लेकर आई जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज मिलती थी। वो सरगम को म्यूजिक सिस्टम लेकर देने वाली थी जो आज स्वर ने तोड़ दिया था। और अंबिका जानती थी कि अगर सरगम के पास फिलहाल इतने पैसे नहीं होंगे कि वो इतना महंगा म्यूजिक सिस्टम दोबारा ले सके। उसने तो अभी तक पहले वाले की भी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं की थी। जब अंबिका म्यूजिक सिस्टम देखने लगी तो सरगम जल्दी से बोली, ये तुम अपने घर के लिए ले रही हो क्या? मेरा मतलब है इतना बड़ा। अंबिका झट से बोली, तुम चुप रहो, मुझे पहले ये देखने दो। ये बोलकर उसने उस म्यूजिक सिस्टम को देखा और वहां से काउंटर के पास ले आई। उसने काउंटर पर आकर कुछ बोला तो अगले ही पल वहां बैठे शख्स ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और उस म्यूजिक सिस्टम को पैक करना शुरू कर दिया। अंबिका अब सरगम के पास वापस आई और बोली, मैंने ये तुम्हारी डांस एकेडमी के लिए लिया है। सरगम, अच्छा है ना? सरगम झट से बोली, लेकिन इतना महंगा म्यूजिक सिस्टम मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती अंबिका। अंबिका तुरंत बोली,
तो तुम्हें अफोर्ड करने के लिए कहा किसने है? ऐसा समझ लो कि मैंने तुम्हें अपनी सारी फीस एडवांस में दे रही हूँ। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो सरगम। सरगम उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। अगले ही पल वो अब थोड़े सख्त भाव से बोली, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए अंबिका? अंबिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोच में पड़ गई कि अब वो सरगम के सामने क्या बहाना बनाए। वो कुछ सोचते हुए बोली, वो वो मेरी एक एफडी थी जो मेरे दूर के चाचा के, दूर के मामा के, दूर के बेटे ने मेरे नाम करवाई थी। मैं इस म्यूजिक सिस्टम की पेमेंट उस एफडी से कर दूंगी। सरगम उसकी बात पर अब और भी ज्यादा शॉक्ड हुई। अंबिका छट से बोली, कितने सवाल पूछती हो यार तुम? मैं तुम्हें म्यूजिक सिस्टम दे रही हूँ तो तुम एक्सेप्ट कर लो ना। और मैं कह रही हूँ ना कि ये मेरी एडवांस फीस है, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे सवाल पूछ रही हो जैसे हम दोनों कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं और तुम मुझे सही जवाब के 7 करोड़ दोगी। उसकी बात पर सरगम हंसी। अगले ही पल उसने अपने आसपास देखा तो वो चौंक गई। वो झट से बोली, धड़कन कहाँ है? अंबिका मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे और मेरे दिल में। सरगम गुस्से से बोली, डफर, मैं हमारी धड़कन की बात कर रही हूँ। वो वो प्रेम में थी ना, लेकिन उसका प्रेम कहाँ गया? ये बोलते हुए वो जल्दी से इधर उधर घूमने लगी। लेकिन धड़कन का प्रेम उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। उनकी नजर अब सामने की तरफ गई जहां पर दरवाजा खुला था। कहीं धड़कन का प्रेम बाहर की तरफ तो लुढ़क कर नहीं चला गया? वैसे भी धड़कन प्रेम में उछलने की कोशिश करती थी तो कभी कभी उसका प्रेम खुद से चलने लगता था। वहीं दूसरी तरफ मॉल के सेकंड फ्लोर पर सर फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट की तरफ आया और फिर लिफ्ट से नीचे की तरफ जाने लगा। वो फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा था जहां पर सरगम और अंबिका दोनों धड़कन को ढूंढ रही थी। वहीं सर अब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और सामने बने हुए म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टोर की तरफ देखने लगा। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए थे। वहीं सरगम का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। तभी उसकी नज़र धड़कन पर गई जिसका फ्रेम उससे काफी दूर था। और वहीं स्वर की नज़र भी धड़कन पर थी क्योंकि उसका प्रेम बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, बल्कि उनका रास्ता रोककर खड़ा था। सरगम ने जब नजरें उठाकर स्वर की तरफ देखा तो वो और भी ज्यादा चौंक गई। अगले ही पल वो जल्दी से धड़कन की तरफ भागी और वहीं धड़कन अपने प्रेम में उठकर स्वर की गोद में जाने के लिए उछलने लगी थी। स्वर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि बच्चों की शक्ल याद रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन स्वर उसे बहुत अच्छी तरह से पहचान चुका था क्योंकि उसके पैरों में जो पायल पहनी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने तुरंत धड़कन को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही सरगम ने धड़कन को देखा जो अब स्वर की गोद में थी, वो हैरान रह गई। वो जल्दी से धड़कन की तरफ गई। आते ही उसका पैर अचानक से लड़खड़ाया और वो सीधा स्वर पर गिरने को हुई। स्वर को समझ नहीं आया कि वो अब धड़कन को संभाले या फिर सरगम को। उसके एक हाथ में धड़कन थी और दूसरा हाथ उसने सरगम की कमर पर रखा हुआ था। सरगम ने तुरंत उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और बोली, डोंट यू डेयर यू टच मी। जैसे ही उसने कहा, स्वर ने तुरंत उसकी कमर से अपना हाथ हटा दिया तो वो दोबारा लड़खड़ाई और नीचे गिरने लगी। लेकिन इस बार फिर से स्वर ने उसे गिरने से बचा लिया और बोला, अगर तुम्हारी कमर पर ये हाथ नहीं रखता ना तो सीधा मुंह के बल गिरती तुम। शुक्र मनाओ कि तुम्हें दोबारा भी बचा लिया मैंने। वैसे भी तुम पर एहसान किया है क्योंकि अभी तुमसे थोड़ा हिसाब करना बाकी है। अगर वो हिसाब नहीं करना होता तो तुम बेशक से जहन्नुम में गिरती। सर चौहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर सरगम की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से बोली, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी धड़कन को दोबारा किडनैप करने की कोशिश करने की? उसकी बात पर स्वर हैरानी से बोला, व्हाट? क्या कहा तुमने? सरगम जल्दी से बोली, ये मेरे सामने
ज्यादा ड्रामे मत कीजिए मिस्टर सर चौहान। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उस दिन आप धड़कन को किडनैप नहीं कर पाए तो आज आपने एक बार फिर से कोशिश की मेरे साथ। मेरी धड़कन वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में थी लेकिन आप उसे यहाँ पर ले आए। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? अगर आप उसे किडनैप नहीं करना चाहते हो तो क्या आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? उनके साथ खेलना अच्छा लगता है? आप यूं ही किसी भी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेते हैं? यूं ही किसी भी बच्चे को उठाकर घूमने लगते हैं? स्वर गुस्से से बोला, ओह रियली? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। तुमसे तुम्हारा बच्चा संभाला नहीं जा रहा। एक्चुअली तुम्हारा बच्चा नहीं तो ये पता नहीं कि बच्चा है किसका। उसकी बात पर सरगम हैरान हुई। उसके होश उड़ चुके थे। सुर तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला, जो सच दुनिया में किसी को नहीं पता वो सर चौहान को पता है मिस सरगम। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। ये धड़कन तुम्हारी नहीं है। तुमने इसे जन्म नहीं दिया तो तुम कैसे क्लेम कर सकती हो कि मैं तुम्हारी धड़कन को किडनैप कर रहा हूँ? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अब तो तुमने मेरे सामने ये बकवास कर दी। आइंदा अगर ये कभी बकवास भी की ना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा कि किडनैपिंग होती क्या है। फिर तुम जवाब देना पुलिस को कि तुमने ये धड़कन कहाँ से लेकर आई हो। उसकी बात पर सरगम के हाथ पैर ढीले हो चुके थे। उसकी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा डर था तो यही था कभी धड़कन के माँ बाप उसके सामने आकर ना खड़े हो जाएं। वो कभी धड़कन को उससे दूर न ले जाए या फिर किसी को पता न चल जाए कि धड़कन उसकी अपनी बेटी नहीं है। उसने तो कोशिश भी की थी कि वो धड़कन के पेपर्स बनवा सके लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। स्वर अब चेहरे पर डेविल स्माइल लिए सरगम को देख रहा था और सरगम के होश उड़े हुए थे। पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी क्योंकि अगर वो हार मान जाती तो स्वर उसे और भी ज्यादा परेशान करता। इसीलिए वो जल्दी से बोली, मैंने धड़कन को पैदा नहीं किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि धड़कन मेरी नहीं है। हो सकता है ये मेरी बहन की बेटी हो। मेरी बहन इस दुनिया में ना हो या फिर वो कहीं बाहर गई हो तो मैं इसे संभाल रही हूँ। आपके पास कोई प्रूफ है क्या कि मैंने इसे कहीं से उठाया है? आप भी मुझ पर सोच समझ कर इल्जाम लगाइएगा मिस्टर स्वर चौहान, वरना कहीं ऐसा न हो कि जिस पुलिस की आप मुझे धमकी दे रहे हैं वही पुलिस आपके सामने डंडा घुमाती हुई नजर आए। उसकी बात पर स्वर गुस्से से बोला, तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो? स्वर चौहान को अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक ही वो जोर जोर से चिल्लाया। धड़कन ने उसे अपने छोटे छोटे दांतों से बुरी तरह से काट दिया था और वो भी गर्दन से। उसे दर्द से कराहते हुए देखा। सरगम हंसने लगी और बोली, लगता है मेरी धड़कन को आपका नाम पसंद नहीं आया। स्वर गुस्से से बोला, यू ब्लडी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सरगम ने चुटकी बजाकर अपनी उंगली उसे दिखाई और बोली, जरा सोच समझकर कहिएगा कुछ मिस्टर सर चौहान, वरना मेरी धड़कन अभी भी आपकी गोद में है। कहीं वो आपको दोबारा काट न ले। स्वर गुस्से से बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी वो बोल ही रहा था कि धड़कन ने एक बार फिर से उसे जोरों से काट दिया। स्वर एक बार फिर से दर्द से करा उठा। उसकी गर्दन पर धड़कन के काटने के निशान साफ नजर आ रहे थे। सरगम सरकास्टिक वे में मुंह बनाते हुए बोली, ओह ओले ले, छोटू बेबी को दर्द हुआ? ऐसा क्यों हो रहे हो आप धड़कन देखो ना, आपके काटने से कैरी बेबी कैसे रो रहा है, मत काटो ना। ये बोलते हुए वो स्वर को चिढ़ा रही थी। स्वर गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। धड़कन ने उसे काटा इस बात पर तो उसे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था लेकिन जिस तरह से सरगम उसे चिढ़ा रही थी उसका मन कर रहा था कि वो सरगम का सिर फोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ कोई था
जिसके होश उड़ गए थे वो कोई और नहीं अंबिका थी, जो अपने भाई और शायद होने वाली भाभी को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि या तो कोई तूफान आ जाए या फिर कोई भूचाल और ये दुनिया यहीं पर खत्म हो जाए, वरना अगर कहीं गलती से उन दोनों की नज़र उस पर आई तो वो चाह कर भी खुद को बचा नहीं पाएगी। स्वर के सामने वो सरगम का साथ नहीं देख पाएगी और सरगम के सामने स्वर को अपनी पहचान बता नहीं पाएगी। वो बस जल्द से जल्द वहां से खिसकने के बारे में सोच रही थी। अब स्वर ने अचानक की धड़कन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, एक मिनट बेटा, आप यहीं पर बैठो। ये बोलते हुए उसने धड़कन को वापस प्रेम में बिठा दिया। धड़कन को वापस प्रेम में बिठाने के बाद अब स्वर ने सरगम की तरफ देखा, जो अभी भी सार्कास्टिक नजरों से उसे देख रही थी। अगले ही पल स्वर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। सरगम एकदम से शॉक्ड रह गई। उसके हाथ अपने आप ही स्वर के कंधे पर आ रहे थे और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से स्वर को देख रही थी। अगले ही पल अब उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, जहां पर मॉल में बहुत ज्यादा क्राउड था और काफी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे क्राई बेबी कहा है ना तुमने? सरगम तुरंत बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर स्वर चौहान? छोड़िए मुझे, लोग देख रहे हैं। मैं स्वर तुरंत बोला, स्वर चौहान लोगों से नहीं डरता। ये बोलकर उसने तुरंत सरगम के कंधे पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसके ड्रेस को हल्का सा नीचे किया। सरगम हैरान रह गई। आज पहली बार किसी शख्स ने उसे यूं छुआ था। सरगम की सांसें हलक में अटक गई। उसने तुरंत पीछे की तरफ हटना चाहा, लेकिन स्वर बिना एक पल गंवाए ही अब उसकी गर्दन पर झुका और अगले ही पल उसने उसकी गर्दन की स्किन को अपने होठों में भरकर जोरों से चूमना शुरू कर दिया। सरगम ने अपने हाथ उसके कंधों पर और भी ज्यादा कस दी और दर्द से करा उठी, क्योंकि स्वर जिस तरह से उसे लव बाइट दे रहा था उसकी दर्द से जान निकल रही थी। उसे स्वर के दांत अपनी बॉडी में धंसते हुए महसूस हो रहे थे और उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वहीं स्वर जानता था कि वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा है, क्योंकि लव बाइट देने का भी एक तरीका होता है, लेकिन जिस तरीके से वो लव बाइट दे रहा था वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। सरगम की आंखों से अब आंसू बाहर की तरफ लुढ़कने लगे और ये सब देखकर दूसरी तरफ खड़ी अंबिका तो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई थी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक स्वर यूं ही उसकी गर्दन पर किस करता रहा। वहां आसपास खड़े लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे और कईयों ने तो अपने फोन में उनकी वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया था। स्वर चौहान वैसे भी आए दिन न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ के लिए छाया रहता था, हालांकि वो सारी न्यूज़ फेक होती थी। स्वर कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता था। उसे तो लड़कियों से बेइंतहा नफरत थी। अगर उसका बस चलता तो सिर्फ एक अंबिका को छोड़कर वो दुनिया में सारी लड़कियों का वजूद ही खत्म कर देता। लेकिन ये जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल रियल थी और अब ये न्यूज़ पूरी मुंबई में आग की तरह फैलने वाली थी। तकरीबन 3-4 मिनट के बाद अब जब स्वर ने सरगम को छोड़ा तो सरगम गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर स्वर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सरगम ने अपना हाथ जोर से ऊपर उठाया, लेकिन वो स्वर को थप्पड़ मारती उससे पहले ही स्वर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया और बोला, एक ही दिन में 2 बार ये गलती करोगी क्या क्राई बेबी? अब पता चल गया होगा तुम्हें कि कौन क्राई बेबी है और कौन नहीं। आइंदा मुझसे पंगा सोच समझ कर लेना, वरना तुम वैसे भी कीड़े मकोड़े की हैसियत रखती हो। मैं कब पैरों तले मसल दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बोलकर उसने एक झटके में सरगम की कलाई को छोड़ा और फिर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सरगम बस उसकी तरफ देखती रह गई और उसकी आंखों से
आंसू अभी भी बह रहे थे। वहां भीड़ स्वर का गुस्सा देखकर अब तुरंत साइड हट चुकी थी। सबके साइड जाने के बाद अंबिका अब सरगम के पास आई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी गर्दन पर बेशक से उसके कपड़े ऊपर की तरफ आ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा निशान अभी भी दिख रहा था। उसके भाई ने सच में आज जो किया था उसे देखकर तो उसके खुद के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने सरगम के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम ठीक तो हो ना सरगम? सरगम ने अपने आंसू साफ किए और प्रेम में अपना हाथ रखते हुए बोली, मुझे घर वापस जाना है अंबिका, प्लीज मुझे घर ले चलो। ये बोलते हुए उसकी आवाज में एक दर्द साफ नजर आ रहा था। अंबिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसे लेकर सीधा घर के लिए निकल गई। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों सरगम को मॉल लेकर आई। अगर उस सरगम को मॉल नहीं लाती तो ये सब कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ स्वर की आंखों के सामने सरगम का चेहरा घूम रहा था। उसका बार बार उस पर हाथ उठाना, उसे चैलेंजिंग नजरों से देखना और उसे बार बार किडनैपर बोलना, अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। उसने अब तुरंत नीतीश को कॉल किया। सामने से नीतीश ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, स्वर तुरंत बोला, पता करो कि सरगम डांस एकेडमी की जगह किसकी है। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो जगह उस सरगम की नहीं हो सकती। इतनी कीमती जगह वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जरूर उसने वो जगह रेंट पर ली है और मुझे उसके मालिक का पता चाहिए। एक मीटिंग फिक्स करो जल्द से जल्द। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन अपने पीछे सीट पर फेंक दिया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से बेहद लाल नजर आ रहा था। वो दांत पीसते हुए बोल रहा था, तुम ऐसे नहीं मानोगी मिस सरगम, तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छे से दिखानी पड़ेगी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ स्टेयरिंग पर कस दिए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर